नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और इस विशेष हम लोग में आज एनडीए के अलायंस खास तौर पे बिहार में कैसे कैसे हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन किस टीम में होगा अब ये तय हो गया है। बिहार में पासवान एनडीए में ही हैं और उनकी पार्टी को 6 सीट मिली है। इसके अलावा एनडीए के कोटे से एक राज्यसभा सीट भी उन्हें मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में तय करते हैं कि बैठ करके सीट का समझौता हो जाए। ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2-3 दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग शुरू से ही आप जानते हैं कि जो है चिराग ने एनडीए का जो आने का फैसला था, चिराग का क्या कहते हैं कि मेन रूप से भूमिका था पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से। राज्यसभा सीट के लिए जोर देने और उसे हासिल करने का वादा लेने पर एनडीए से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मौसम वैज्ञानिक यानी कि रामविलास पासवान को नतीजों का अंदाजा हो गया। शायद यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा सीट का इंतजाम कर लिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये तमाम बातें तय हैं और आपको ये भी पता है कि कुछ ही दिनों पहले रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो बहुत नाराज लगातार चल रही थी अपने सहयोगी यानी कि बीजेपी से, और ये वो कह रहे थे कि सीट की उन्हें चिंता नहीं है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि संवाद जो है वो नहीं हो पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी पहले इसी वजह से नाराज रहे और बाद में उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। वो काफी इस कोशिश में थे कि यहां पे बात बन जाए, पर जब ये नहीं हुआ और अक्सर वो कहते थे कि दरवाजे मेरे लिए बहुत खुले हैं, तो वो बीजेपी छोड़ के यानी कि एनडीए के वो सहयोगी के तौर पे अब नहीं है और यहां से वो चले गए हैं। सुनाते हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया। कई लोग कहें कि नीतीश जी को इतनी सीट कैसे मिल गई। भैया नीतीश जी जब थाली छीन सकते हैं किसी की तो सीट छीन ली उन्होंने, तो क्यों कौन बड़ा काम किया। अब थाली छीन सकते हैं तो छीन ली उन्होंने सीट। अब 56 इंच का सीना, अब उन्होंने अपना नतमस्तक हो गए नीतीश जी के समक्ष। तो नीतीश जी तो सीट छीनने में, थाली छीनने में माहिर है। आदरणीय पासवान जी की मैं आलोचना नहीं करता हूं, बड़े नेता है, लेकिन अग्रिम बधाई देता हूं। राज्यसभा की अपनी सीट उन्होंने सुरक्षित करा ली है। उनको मालूम है कि लोकसभा में तो जीत कर जाना नहीं है, खाता ही नहीं खुलेगा एनडीए का। तो लोकसभा में जीत कर जाना ही नहीं है, तो राज्यसभा में मौसम को देखते हुए उन्होंने अपनी सीट सुरक्षित करा ली है। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार में, और बिहार की राजनीति में विकासशील इंसान पार्टी जो है यानी कि वीआईपी, उसके मुकेश निषाद ने घोषणा की है कि वो महागठबंधन में रहेंगे और बीजेपी को हराना उनका लक्ष्य होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एके वाजपेयी एलजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ प्रणब झा हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ओपी शर्मा बीजेपी के नेता और अशोक टंडन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं एलजेपी के नेता के पास जाना चाहती हूँ कि वाजपेयी साहब, आपकी नाराजगी तमाम जो थी बीजेपी के साथ, आपके सहयोगी एनडीए में आप हैं, हालांकि चिराग पासवान से मैंने एक इंटरव्यू किया लंबा चौड़ा 1-2 दिन पहले और उस वक्त वो काफी नाराज थे, उनकी नाराजगी काफी थी। सीट कितनी मिलेगी ये तो था, वो कह नहीं रहे थे कि हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि हमारे दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं, पर संवाद की कमी थी। तो अब ये जो एक मुलाकात हो गई है, इससे अब संवाद दोबारा स्थापित हो गया और सारे गिले शिकवे दूर हो गए, ये मान लिया जाए। देखिए, हमारी पार्टी जो है अलग पार्टी है, अलग संविधान है, पूरे देश में कार्यकर्ता है और बिहार में हमारे एक मिनिस्टर हैं और मणिपुर में एक मिनिस्टर बने हुए हैं, सरकार का हिस्सा हैं। तो इसलिए देखो, स्वाभाविक है राजनीति में सबसे पहले देश हित होता है, उसके बाद पार्टी हित होता है और उसके बाद कोई दूसरा हित होता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विषय हमारे संज्ञान में जो आए जिनमें हमारी चिंताएं थी,
तो क्या हम उसको उजागर न करते? नहीं, उजागर ये तो एक जरूर करिए। मैं तो वही दूसरा पूछ रही हूँ पहलू कि ये जो है प्रॉब्लम थी कि उस दिन भी हमारी चिराग पार्टी पासवान ने को ये 70 कहा दिन था रह गए। कि हमारे साथ हम सहयोगी हैं, बहुत वफादार सहयोगी रहे हैं हमेशा से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी कुछ शिकायतें हैं, विपक्ष हमें भ्रमित करती है और हमें जानकारियां विपक्ष के थ्रू मिलती हैं, क्योंकि हमें पार्टी अपने सहयोगी से कुछ पता नहीं चलता। जीएसटी पे उन्होंने सवाल उठाया था, डिमोनेटाइजेशन पे सवाल उठाया था, सवाल पूछा था और पहली बार कहा था कि मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये तमाम जवाब भी अब मिल गए हैं। देखिए, चिराग बाबू हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, सांसद भी हैं और पार्टी को पूरी तरीके से देखते हैं हर तरीके एंगल से, और दोनों पदों की ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई राजनीतिक क्या दृश्य चल रहा है। अभी हाल में 3 राज्य हारे गए, उसके बाद चिंता उठना स्वाभाविक है कि क्या कारण है, हमने 3 राज्य क्यों खोए। तो उसी के संदर्भ में ये जानकारियां मांगी गई थी, ये चीजें चिंता जाहिर की गई थी कि जनता को ये चीजें हमको बतानी होंगी और बीजेपी भी बताए, हम भी बताए। तो ये उस तरह का सबब था, तो ये कोई अपराध तो नहीं हमने किया। नहीं, कि अगर मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपने अपराध अपराध किया है। प्रणब झा, जैसा अभी आप वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि वाजपेयी साहब की 3 राज्य जब हारी बीजेपी, उसके हालांकि उसके पहले भी आप शिवसेना के हमले झेलते ही रहती है बीजेपी जो है, बाकी एलाइज आप उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे, नतीजे के पहले ही वो चले गए, तो आभास सबको हो रहा था और धीरे धीरे हमलावर होते चले गए एलाइज जो हैं। इन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। एक बात जो इन्होंने नहीं बताई, और अंदरूनी जब इनकी यह बात हो रही थी एलजेपी से, और हम जब संसद जाते हैं काम के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करने के लिए, तो मुझे बात पता लगी इनके यहाँ की इनके वर्कर्स जो थे वो चिंतित थे कि हम जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो अपनी उपलब्धि क्या बताएंगे, किस बात को हम कहेंगे कि 4.5 साल जो हम केंद्र में हमारी सरकार रही तो हमने क्या किया, क्योंकि जनता पूरी तरह से उपेक्षित है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो इन 3 विधानसभा चुनाव के हार के बाद जो है ये बिल्कुल उग्र हो गए, व्यग्र हो गए। और बीजेपी की ये मजबूरी थी, अगर ये इस समय वो कार्य नहीं करती, अपनी गलती नहीं सुधारती, तो फिर ये इनके हाथ से चले जाते। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने जो आज कदम उठाया है, एक रिस्क लिया है, सोचा समझा रिस्क लिया है, और एक रिस्क का जो है एक बैकअप प्लान है इनका कि इन्होंने अपने लिए राज्यसभा की सीट भी ली है। लेकिन भविष्य क्या होगा इस सब के संबंध में वो आंकना, वो देखना बहुत मुश्किल नहीं है। पर बिहार में राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है? महागठबंधन में अब देखिए आज वो वीआईपी पार्टी जो है वो भी शामिल हो गई है। इससे आपको क्या लगता है? हालांकि लोग बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का और हालत खराब है, पर आपके महागठबंधन में कौन, एक ये भी सवाल उठता है ना कि नीतीश कुमार फिर भी एक चेहरा है, अब तो बराबरी की बात है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई वहां पे है नहीं, 17 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे उनके सामने कौन आपको चेहरा नजर आ रहा है? महागठबंधन का फेस बिहार में कौन, तेजस्वी यादव होंगे? मैं बताता हूं, ये जो पिछले चुनाव हुए उसको मैं बहुत ऐतिहासिक मानता हूं। उसमें खास करके जो छत्तीसगढ़ का परिणाम है, वो उस परिणाम का शेल्फ लाइफ बहुत दशकों तक जो है वो उसको कहा जाएगा, क्योंकि उस चुनाव का कोई चेहरा नहीं था। जो कैंपेन के लिए कहते हैं कि एक चेहरा प्रेसिडेंशियल तो चेहरा नहीं चाहिए आप कह रहे हैं। क्योंकि ये जो मुद्दे क्या है, मुद्दे जो है वही चेहरा है। चेहरा कौन है? जनता खुद चेहरा है। चुनौतियां क्या है? जो सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए थे, बनाम उनकी उपलब्धियां 2019 में क्या रही, वो ही मुद्दे होंगे। हमारी जो चुनौती होगी, विपक्ष की चुनौती ये होगी कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। आपने जो मुद्दे की बात की है, मैं आपके साथ टंडन साहब, अशोक टंडन साहब, ये पूछना चाहती हूं कि मुद्दे जो बिहार में चुनाव में, अगर हम बिहार अलायंस की बात करें तो अलायंस मजबूत है, सीटों का बंटवारा हो गया, पर नीतीश कुमार बाहर आकर ये बात कहते हैं कि हमारा जो मुद्दा होगा विकास ही होगा। 2014 में जैसे था, और वो मंदिर, क्योंकि बीच में बहुत भटकाव और या मंदिर की बात, या इस चुनाव में भी तमाम तरह की बातें थी, तो ये समझ में आ गया है कि एलाइज को भी, और ये क्या बीजेपी मान रही है कि हम सिर्फ अपने एलाइज, नीतीश कुमार डिक्टेट करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे वहां पर? देखिए, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बिहार की स्थिति को समझने के लिए हमें ये जो जितने भी दल हैं इनके बारे में भी जानना होगा। जैसे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा उस गठबंधन में नहीं रह सकते जहां नीतीश कुमार हैं।
जब ये उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए थे, इसीलिए आए थे कि नीतीश कुमार दूसरे पाले में थे। तो जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ है, तब से ये उपेंद्र कुशवाहा असहज से और निकलने का रास्ता ढूंढ, सीट शेयरिंग में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे कि उनके पास जो 3 सीटें थी, क्या महागठबंधन उनको 3 सीटें देगा। जब वो मिल गई तो वो उधर चले गए। इसी प्रकार से रामविलास पासवान को जैसे मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, वो भी ये भांपते हैं कि किस गठबंधन में दम है जो जीत सकता है। तो देखिए, अगर रामविलास पासवान बाहर निकलते एनडीए से तो क्या महागठबंधन उनको 6 सीट दे सकता था? 6 सीट है ही नहीं वहां पर देने की। तो वो यहाँ बार्गेन कर रहे थे अपनी राज्यसभा सीट के लिए, और वो उन्होंने ज्यों ही ले ली। लेकिन इससे एक जरूर संकेत वो दे रहे हैं कि वो एनडीए में रहकर अभी भी आश्वस्त हैं कि एनडीए का वहां पर अभी हम स्थिति मजबूत है जी। तो कुल मिलाकर बिहार में अपने लिए राज्यसभा की सीट इंश्योर करना, ये भी तो दिखाता है कि स्थिति मजबूत नहीं है, तो हमने राज्यसभा सीट ले ली है। राज्यसभा सीट उन्होंने इसीलिए ली है कि अब वो उम्र का तकाजा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो अपने बारे में आश्वस्त होकर राज्यसभा की सीट ली है। लेकिन जहां मुद्दों की बात आती है, देखिए ये दल इतने इधर से उधर होते रहते हैं। अभी जैसे देखिए महागठबंधन में अभी एक और दल आ गया। इससे पहले कौन है? जीतराम मांझी हैं, शरद यादव हैं, उसके बाद सीपीआई है, सीपीएम है, और 3 तो ये उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर 27 सीट आरजेडी लड़ी थी पिछली बार, और उन्होंने कहा कि अब हम केवल 20 लड़ेंगे, बाकी सब में देंगे। तो इसमें कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी? पिछली बार कांग्रेस को और एनसीपी को मिलाकर 13 सीट दी थी। अब उनमें एनसीपी वाले भी कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी ऐसे असमंजस है, और कीर्ति आजाद के बारे में भी असमंजस। आखिरी पार्टी है शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद के बारे में भी असमंजस। तो कांग्रेस कुल मिलाकर अगर 40 में से वहां 12 या 13 सीट लड़ती है, तो मेरा मानना है कि महागठबंधन में ये जो एक स्थिति पैदा हो, और भारतीय जनता पार्टी देखिए 22 सीट उनकी इस समय है, उनमें से वो केवल 17 पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार 30 सीट लड़ी बीजेपी, अब वो 17 पर लड़ने को तैयार। महागठबंधन वाली बात, कांग्रेस वाली बात मैं इनसे पूछूंगी, पर ओपी शर्मा साहब, आपकी ये जो अशोक टंडन जो बता रहे हैं बहुत सही बात है कि साफ दिख रहा है कि आप तो पीछे ही हट गए हैं। 22 सीटों पर जीते हुए अब आप 17 पर आ रहे हैं, तो आपने तो सीटें पहले ही छोड़ दी हैं। तो मजबूत स्थिति नहीं है, कमजोर है। आप अपने एलाई को, यहाँ कोई बड़े छोटे भाई की कहानी अब खत्म हो चुकी है। गठबंधन का जो धर्म निभाने वाली बात है, नीतीश जी के साथ हमारा बड़ा पुराना वो रहा है गठबंधन। तो दोनों पार्टी और प्लस पासवान जी के साथ मिलकर लड़ने का जो अभी तक, जैसा कि आपने कहा, उसमें कोई मतभेद तो था, लेकिन जो वो था मतभेद, वो आपस में बैठ के सुलझा लिया गया। और मुझे लगता है कि ये पूर्ण रूप से जो पूरा सर्कल पूरा हो जाता है जब नीतीश जी और एनडीए के हम तीनों लोग मिलकर जब वहां चुनाव लड़ते हैं। और मैं समझता हूँ, जहां तक सवाल, बीजेपी जो है वहां कमजोर विकेट पे पहले है, जैसे अशोक टंडन साहब ने इशारा किया, कभी भी कमजोर नहीं रही है। 17 पे लड़ना, ये क्या नहीं? तो अभी कोई पॉलिटिक्स में कौन इतना संन्यास त्याग करता है कि 22 सीट से 17 पर आ गए? गठबंधन का धर्म है। और मैं जहां तक बात अभी आप जैसे कि कांग्रेस के लिए कर रहे थे, तो जहां तक बिहार की बात है, तो कांग्रेस तो एक पूंछ की तरह है वहां कांग्रेस। तो मुझे लगता नहीं है, हो सकता है, पर स्थिति वहां बदल रही है। जब देखेंगे ना, आपने देखा जब होगा, बदली है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसी उम्मीद पे लोग साथ आने लग गए हैं। उम्मीद पे तो बहुत कुछ हो सकता है, जब कुछ होगा तब उसके विचार करेंगे। आपके यहाँ से लोग आज तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे लगता ये है कि सिंगल डिजिट में अगर लड़ती है तो जो परिणाम आएंगे देखेंगे। अभी भी एक ब्रेक ले लेती हूँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये भी लोग कह रहे हैं आपके विपक्ष में, जो महागठबंधन आज जिसमें तमाम लोग शामिल हुए, कि डबल डिजिट में नहीं होके सिंगल डिजिट में आ जाएंगे। तो एक तरफ ये भी है। तो खेल यहाँ पे शुरू हुआ है। इसमें हम बिग ब्रेक लेंगे, हम लोग में वापस लौटते हैं। इस चर्चा पे हम बात कर रहे हैं खास तौर पर बिहार में एनडीए के जो सहयोगी हैं और जो अलायंस बन रहे हैं, यहाँ पर चुनावी शतरंज किस तरह यहाँ पर खेली जा रही है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं बिहार में एनडीए के अलायंस और महागठबंधन की। और एनडीए का जो यहां पर गठजोड़ हुआ है, जो अलायंस है, उसमें से तो सीटों का बंटवारा हो गया है कि बीजेपी 17 और
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 17 और 6 सीटें एलजेपी को मिल गई हैं, लेकिन महागठबंधन जो है वहां पर अभी सीटों के बंटवारे की जो कवायद है वो बाकी है और उसमें काफी मारामारी होगी। प्रणब झा, क्योंकि आपके यहाँ महागठबंधन में इतने सारे लोग हैं, यहाँ तो 3 में बंटवारा होना था वो हो गया, तो यहाँ पे कांग्रेस कहाँ अपने लिए जगह देख रही है? और इतनी सारी अब एक नई पार्टी वीआईपी की वहां शामिल हो गए, कुशवाहा भी वहां पे पहुंच गए हैं, तो महागठबंधन में अभी अब असली लड़ाई शुरू होगी। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी शक्ति है विपक्ष की, महागठबंधन जिसको कह रही हैं, हालांकि हम उसको कहते हैं लाइक माइंडेड पार्टीज। कौन से लाइक माइंडेड हैं? कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग कौन ऐसे है हैं जो हमेशा साथ रहे हैं उसमें? जिन सबका संविधान पे विश्वास है, जो देश की तरक्की, अमन चैन में बिलीव करते हैं और इस तरह की राजनीति करती हैं जिसमें कि लोगों का बंटवारा ना हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे। और जब ये भी विपक्षी दलों की बैठक हुई जी पार्लियामेंट एनेक्सी में, 21 पार्टियां आई थी उसमें, तो सबने इस बात को एकमत से स्वीकारा कि इस समय जो दांव पर है वो देश है, लोकतंत्र है और संविधान है। क्योंकि ये सरकार सिर्फ 2 काम कर रही है। पहला काम, प्राथमिकता है इश्तेहार प्रचार, और दूसरा है कि विपक्ष के लोगों को विंडिक्टिवली टारगेट करो, उसको उलझाओ, जिससे कि वो उनका ध्यान बटा रहे और उसको वो चुनावी उसका फायदा हो जी। तो जब विजन क्लियर हो कि हमें लोगों के मुद्दों की राजनीति करनी है, हमें किसान हो, युवाओं का रोजगार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, शिक्षा कर्मियों नौकरी हो, उनका वेतन हो, सैनिकों से जुड़े मुद्दे हों। हाँ, तो ये मुद्दों पर कब, देखिए असली बात हम सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में मुद्दों पर या उत्तर प्रदेश में या बल्कि पूरे भारत में कितनी वोटिंग होती है और कहां पे अभी भी होता है कि नीतीश कुमार की कौन सी जाति, कहां कुर्मी जा रहे हैं, कहां यादव जा रहे हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया ना। ओपी शर्मा इस पर कुछ कहना देखिए, मेरा इसमें कहना यह है, जो पार्टी देश में इमरजेंसी लगाती है, संविधान को ताक में रख देती है, वो पार्टी यदि संविधान की बात करे तो बड़ा अटपटा लगता है। नहीं हुआ। और रहा सवाल इस बात का कि इस देश में कितने दंगे कांग्रेस के शासन काल में हुए हैं, अभी भी जवाब नहीं मिला। इनकी अगर आप लिस्ट भी बनाएंगे, ठीक है, दंगे तो मुझे लगता है तो वो लोग, उन लोगों से जब वो लोगों के, कि यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो जाति के आधार पर ज्यादातर होती है। जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो आप केवल राजनीति की बात करिए, संविधान की आप बात करते हैं जिसपे आपका यम नहीं है, ठीक है, मैं आपके दंगे पास आप कराते हैं, आप बात करते हैं, दंगे इमरजेंसी अलग बात है। मैं पूछ रही थी जो सवाल, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बिहार की हम बात कर रहे हैं, बिहार को हम देखें तो रामविलास पासवान की पार्टी, वो थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट में भी मंत्री थे, एनडीए में पहली वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, यूपीए सरकार की पहले वाले में मंत्री थे और अब फिर एनडीए 2 में भी मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नीतियों की बात तो केवल कोड़ा वो है। और देखिए, अभी ये कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि मैं ही तो था जिसने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात की, नीतीश जी तो उनके खिलाफ थे। अब मैं भी चाहता हूं कि वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जैसे अभी कहा कि महागठबंधन में कौन है, अभी एक निषाद पार्टी के आगे, उसके बाद जीतराम मांझी है, शरद यादव हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, एनसीपी है, और उसके अलावा फिर आरजेडी तो सबसे बड़ा दल है ही। और आरजेडी आज 27 सीट पिछली बार लड़े थे, अब वो 20 पर तैयार हुए हैं और बोले बाकी 20 को हम बाकियों में बांटेंगे। तो अगर हम ये देखें तो कांग्रेस के हाथ इस बार शायद 12 सीट मिलेंगी बिहार में, क्योंकि एनसीपी वाले तारिक अनवर भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो वहां महागठबंधन है, और मैं तो कहूंगा जहां तक इवन एनडीए भी है, इसमें कहीं कोई नीतियों का प्रश्न नहीं है। ये केवल और केवल ये छोटे दलों का स्वार्थ है, जहां जिसको ठीक लग रहा है, और जाति समीकरण बनाए जा रहे हैं। जाति समीकरण, और कहीं किसको जितनी सीट जहां जिसको फायदा हो जाए वहां पे वो चला जा रहा है। एक और ब्रेक का वक्त है, उसके बाद लौटते हैं इस पर चर्चा करने के लिए। और ये भी कि जो बात हो रही है कि इस बार एनडीए भी जो मुद्दे को, क्या विकास को मुद्दा बनाएगी, हम मुद्दों की बात कर रहे थे, क्या मुद्दों पर चुनाव होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि जो राम मंदिर के बजाय विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? एक ब्रेक के बाद। हम लोग में चर्चा बिहार के गठबंधन पर हो रही है और बिहार में होने वाले जो चुनाव, लोकसभा चुनाव होंगे, वहां पर जो गठबंधन हो रहे हैं, पर मुद्दों की बात आपने भी की, मुद्दे की बात उठाई जाती है।
पर जातीय आधार पे गठबंधन हो रहे हैं, जो महागठबंधन के नाम पर पार्टियां आ रही हैं, छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो कुशवाहा हो या वो आपके जो विकास पार्टी वीआईपी पार्टी जो है वो हो, वो सब लोग इसी समीकरण के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैंने जब ये बात कही तो भाजपा से मेरे मित्र ओपी शर्मा जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और प्रतिक्रिया क्या किया, उन्होंने कहा कांग्रेस बात करी जिनका जो कि दंगों के लिए मशहूर है। मेरा ये कहना है नगमा जी, 1 महीना नहीं हुआ है अभी, 5 राज्यों में से 3 राज्यों पे, जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती है, अकेली जीती है, नहीं जीती है, उन राज्यों में ये आपका कहना ठीक नहीं है। आप बोल रहे हैं या तो फिर मैं, आप गलत बोल रहे हैं ना दोस्त। मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिए। राजस्थान की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, तो मुद्दों पे बनी है, बनी है या नहीं बनी है। कांग्रेस ने सिर्फ यही बात, ये बोलिए सरकार किसानों की बात की, रोजगार की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, और बीजेपी किस बारे में बात करती रही। उसका सबसे बड़ा प्रमाण आज मैं देता हूं। आज मैं झारखंड से आता हूं, वहां बाई इलेक्शन था आज, एक सीट पे कोलेबीरा में 10,000 मतों से कांग्रेस जीता है, और वो भी जेएमएम और राजद का समर्थन नहीं था उसके बावजूद, जहां की पिछले 2014 में सिर्फ 10,000 वोट आया था। गुजरात चौथी नंबर पे जीती है, आपके मंत्री जीते हैं 20,000 वोटों से, आपकी सरकार है कांग्रेस में, वहां झारखंड में भी आपकी सरकार है, उसके बावजूद। तो जब ये मुद्दे चल रहे हैं, जब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, तो क्या मजबूरी है, इनकी मजबूरी है। कांग्रेस मंदिर नहीं बनने देती, प्रधानमंत्री मामा मामी नाना नानी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तमाम तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस विकास नहीं चाहती। मैं एलजेपी के पास जाना चाहती हूं, क्योंकि आपने जो गठबंधन किया है चिराग पासवान, और है पहले ही, अभी भी पहले से गठबंधन में है, चिराग पासवान ने एक बात यह भी कही कि उनको समस्या इस बात की भी है कि बीजेपी जो विकास के मुद्दे पर 2014 में प्रधानमंत्री लोगों को इतने प्रभावित कर रहे थे, युवाओं को, उनके जैसे युवाओं को, जिसकी वजह से वो एनडीए में गए, वो अपने मुद्दों से भटक गए हैं, और ये एक समस्या है जो अलाइज के लिए, सहयोगियों के लिए मुसीबत खड़ी करती है। एलजेपी है, नीतीश कुमार ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे हम राम मंदिर के बजाय, तो आप लोगों को असहज फील होता है या होगा अगर ये राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के समय वहां पे भी हावी होने लगता है, क्योंकि आप विकास की बात करते हैं और विकास पे रहना चाहते हैं? देखिए जहां तक राम मंदिर का मुद्दे का सवाल है, राम मंदिर का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हमारा भी बड़ा स्टैंड क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट का यह तो फैसला आएगा, यह आम सहमति से बनेगा, और सरकार का भी यही है। किसी सरकार के एक मंत्री का कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि राम मंदिर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर बनाएंगे। बहुत कोशिश की लोगों ने, अपोजिशन ने भी बहुत ट्राई की कि डेट बताओ, कब बनाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि जहां तक बिहार की राजनीति का संदर्भ है, बिहार में आप देखिए 2001 में हमारी पार्टी बनी थी, तब से कंसिस्टेंटली हमारा वोट जो परसेंटेज है 7 to 15 के बेस में पेंडुलम चलता रहता है। इसी तरह जनता दल यू का है, वो 15 to 22 के बेस में चलता है, और लास्ट इलेक्शन में अगर हम टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करें तो दैट वाज 52%। नंबर 1। नंबर 2, एडिशनल पॉइंट क्या है कि हमारे पास नीतीश का चेहरा है, वहां बिहार के सुशासन बाबू का चेहरा बाकायदा आज भी कामयाबी की तरह से है, जबकि दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी सुशासन बाबू की है, या वो 15 साल की जो सत्ता विरोधी लहर उसका भी सामना कर रहे हैं, और क्या लोग वहां पर उनसे भी परेशान हो गए हैं? फिर से एक ब्रेक का वक्त है और लौटेंगे इसके बाद इस चर्चा पे। बिहार में नीतीश कुमार जब आए थे तब से एक सुशासन का जो चेहरा लेकर आए थे, क्या वो अभी भी टिका हुआ है बिहार? हम लोग ब्रेक में जाने के पहले इस पर बात कर रहे थे। अशोक टंडन साहब, यहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होगी, नीतीश कुमार की छवि वही की वही है अभी भी, जैसा कि हम सुन रहे थे अभी एलजेपी के नेता को ये कहते हुए वाजपेयी साहब को। पर सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के साथ उनका वो वोट बैंक है, और दूसरे की उनकी जो छवि आई थी अक्रॉस कास्ट कि भाई ये बिहार को निकालने को, सुधारने को आए हैं, वो इतने सालों में कम भी हुई है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को फायदा हुआ है कि बिहार लोग वापस चले जाने लगे हैं। युवा जो हैं अभी भी बिहार से निकल रहे हैं, हम देखते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में पिटते रहते हैं, बिहारी काम करने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आकलन क्या है आपका इस पर? देखिए, नीतीश कुमार की एक कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि जो जातिगत समीकरण में वो कुर्मी वहां पर कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, तो अलायंस में ही रहेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार को हमेशा एक अलायंस की आवश्यकता पड़ती है, गठबंधन की पड़ती है। तो जब वो या तो एनडीए में रहे हैं या फिर एनडीए के बाहर दूसरी तरफ रहे हैं, लेकिन एक
अच्छे प्रशासक के तौर पर उनका जो चेहरा है वो बिहार में वो उनकी एक तरह से पूंजी है, एसेट है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर बहुत बड़ी पार्टी है, क्योंकि पिछले चुनाव में 22 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसा गैर भाजपाई चेहरा चाहिए और नीतीश को एक अच्छा मजबूत गठबंधन चाहिए। तो दोनों में ये जो समीकरण बना है, और उसमें नीतीश कुमार ने ही एक तरह से पहल की, क्योंकि पहले तो एनडीए से बाहर चले गए थे। लेकिन कुल मिलाकर आज जो ये परिस्थिति है, और उसमें रामविलास पासवान का जो दलित वोट जुड़ जाता है, और पिछली बार तो उसमें जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जुड़े तो एक बहुत बड़ा अलायंस बना। तो मुझे लगता है आज भी नीतीश कुमार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों एक तरह के पूरक हैं, और इसीलिए ये एनडीए कहीं ना कहीं आज भी मजबूत खड़ा हुआ जी। पर एनडीए की स्थिति मजबूत लग रही है इस वक्त, आप तो कहेंगे कि मजबूत लग रही है, पर जैसे पासवान जी ने भी अपने लिए राज्यसभा की सीट एक तय कर ली है, लग रहा है कि गड़बड़ है। और जो विपक्ष है वो तो कह रहा है कि डबल डिजिट इस बार नहीं, 40 में से 32 पहले था, पर इस बार तो मुश्किल है। देखिए, हमारे मित्र झा जी बैठे हैं, अभी कुछ बात कह रहे थे, मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। बार बार जब ये बोलते हैं कि 3 स्टेट में जीते, 3 स्टेट में छोड़िए, सरकार बन गई, ठीक है, सुन लीजिए ना, समय नहीं है मेरे पास, मैंने जो सवाल पूछा उस पर आइए। 3 स्टेट में बीजेपी जरूर हारी है, लेकिन कांग्रेस नहीं जीती है। ठीक है, पर वैसे तो आपने भी सरकार बनाई है, पहले जहाँ जीते नहीं पर सरकार बनाई है ना। आज भी पूरे देश में जी आने वाला जो 2019 का चुनाव है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए अपने एलाइज और अपने सभी साथियों के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, और मुझे लगता है पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस देश की जनता उन्हें इस देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाने को आतुर है। ठीक है, इतना ही वक्त है। बहुत छोटा सा कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो सबसे बड़ी बात है जो हम भूल रहे हैं कि लोग जो वहां के ठगे हुए हैं, जनादेश जो था वो राजद और जदयू का साथ था, तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उसका गुस्सा निकालेंगे, और केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी है, ये बहुत घातक होगा। ये देखना होगा। दूसरे, लेकिन एनडीए के लिए, जैसा पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा था कि एनडीए के सहयोगियों के लिए, एनडीए के लिए जो है इस वक्त एक नाजुक दौर से जो गठबंधन है वो गुजर रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। कुछ ध्यान तो दिया, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से पासवान वापस अब साथ मजबूती से हैं, पर देश भर में जो अलायंस है वो एक चुनौती के दौर से जरूर गुजर रहा है, क्योंकि कुछ जो हार हुई और कांग्रेस के खेमे में जो जोश आया, उससे ये खतरा थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है। हम लोग में आज इतना ही।